हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। फिर से आज हमारा एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से, एक रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। यहाँ आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कुल मिलाकर के 3 मेथड्स होते हैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जहाँ फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, प्रतिस्थापन विधि की। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या एल्गोरिथम है, क्या विधि है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कि पेयर की फॉर्म में दी गई है। एल्गोरिथम के हिसाब से हमारे लिए फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें एक चर का मान, चाहे तो आप y का मान निकालें चाहे x का मान निकालें। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए माना है कि हम पहली समीकरण से या दूसरी समीकरण से, जिससे भी आपको सुविधाजनक हो उस मान को निकालना, आप वहाँ से y का मान निकाल रहे हैं x के पदों में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या कर लेना है, जो हमने y का मान समीकरण से निकाल करके बताया है, यदि पहली समीकरण से निकाला है तो दूसरी समीकरण में रखेंगे, और यदि दूसरी समीकरण से निकाला है तो पहली समीकरण में हम उस मान को रख देंगे। तो y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, और जब हम y को भी x में ही बदल देंगे तो यह कुल मिलाकर के जो समीकरण है वह केवल चर x के पदों में ही बच जाएगा, जिसको हम हल करके बता सकते हैं। अब इस स्थिति के बाद जब हम y का मान x के पदों में लिख लेते हैं, यहाँ से 3 स्थितियाँ हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के लिए 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो वह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी, या समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी, या समपाती रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी। तो इसी हिसाब से हमारे लिए भी यहाँ 3 कंडीशंस हो जाती हैं। यदि हम स्थिति 1 की बात करें तो स्थिति 1 के अनुसार यदि हमने y का मान x के पदों में जब रख लिया है और उस समीकरण को हम हल कर रहे हैं, तब हल करने पर यदि बिना किसी चर के हमें कथन प्राप्त होते हैं, अर्थात x की जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तब हमारे पास बिना x वाले मान बचेंगे, केवल अचर पद में ही मान बचेंगे। और साथ में हम यह प्राप्त करें कि वह जो समीकरण लिखे हुए हैं वह बराबर बराबर भी आ रहे हैं, LHS वाला मान और RHS वाला मान बराबर बराबर है, दोनों पक्ष बराबर बराबर भी आपको मिल रहे हैं। तब उसका मतलब होगा कि वह जो रेखिक समीकरण हमें प्राप्त हुई है या जो हमें दे रखी है वह अपरिमित रूप से अनेक हल रखती है। यदि हम स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 के अनुसार यदि फिर से हम y का मान समीकरण में रख रहे हैं, x के पदों में उसे बदल रहे हैं, तब यदि हल करने पर हमें फिर से बिना किसी चर के कथन प्राप्त होता है, इसका मतलब है x वाली टर्म्स फिर से कैंसिल आउट हो जाती हैं दोनों पक्षों में, लेकिन हमें यह भी प्राप्त होता है कि जो कथन हमें दोनों पक्षों में मिल रहे हैं, बराबर के तरफ और बराबर के तरफ, वह एक दूसरे को बराबर बराबर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है जो कथन हमें प्राप्त हो रहे हैं वह असत्य हैं। तब वह जो रेखिक समीकरण दिए गए हैं वह विरोधी समीकरणों को प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब है इनका कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन तीसरी स्थिति के अनुसार यदि हम y के मान को x के पदों में दूसरी समीकरण में लिख रहे हैं, तब हमें केवल चर x के पदों में एक समीकरण प्राप्त होगा, और हल करने पर यदि वहाँ चर वाले कथन का मान आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, तब हमें क्या कर लेना है कि चरण 2 में जो भी हमें x का मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसे हल करके हमें वहाँ से फिर x का मान मिल जाएगा जब वहाँ से x वाली टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगी, तो x की जो भी वैल्यू आपको मिल रही होगी उसे हम चरण 1 में इस्तेमाल करेंगे और चर x का मान ज्ञात करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी हमें मान मिलेगा वह चर x का हमें मिलने वाला है, क्योंकि y का मान हमने x के पदों में बदल दिया है। इसीलिए x का मान जो भी आपको मिल रहा है, तो चरण 1 में जिस भी समीकरण से हमने y का मान निकाल करके रखा हुआ था वहाँ हम चर x का मान लगा लेंगे और y का मान हमें खुद से प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये जो एल्गोरिथम है यह कंप्लीट हो जाता है।
क्योंकि इस मेथड में एक चर का मान निकाल करके हम उसे दूसरी समीकरण में रखते हैं, उसे प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए हम इस एल्गोरिथम को नाम देते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि एक वैल्यू फाइंड आउट करके उसे दूसरी इक्वेशन में पुटअप किया जाता है, उसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है सेकेंड इक्वेशन में, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिससे कि हम इस एल्गोरिथम को क्लियर कर सकें कि इस एल्गोरिथम को हमें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो मान करके चलिए हमें एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, x + y = 14 और x - y = 4। यहाँ हमें पहली समीकरण दी गई है और यह दूसरी समीकरण दी गई है। हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन्हें हल करके, इनके हल को ज्ञात करके उन्हें बताना है कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। तो एल्गोरिथम के अनुसार फर्स्ट स्टेप में हमें कोई भी चर का मान ज्ञात करके बता सकते हैं, चाहे आप y का मान निकालें, चाहे x का मान निकालें, और किसी भी समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हैं जो भी आपको सुविधाजनक लगने वाली है। तो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं समीकरण 1 से, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे ही हैं, सभी में कोफिशिएंट एक जैसे हैं। जहाँ कोफिशिएंट छोटे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उन वेरिएबल्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताएं, क्योंकि उन्हें हल करना आसान होता है। तो समीकरण 1 से यदि हम y का मान हल करके बताते हैं तो y का मान बराबर आएगा 14 - x, क्योंकि हमने x को जब पक्षांतर किया है तो वह माइनस में चला जाएगा। इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यह जो समीकरण में हमें मान प्राप्त हुआ है y का, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एल्गोरिथम के हिसाब से स्टेप 2 में हमें क्या करना है, y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके बताना है। तो इसीलिए हमने यहाँ y के इस मान को समीकरण नंबर 3 से समीकरण 2 में रख लिया है। अब यदि हम यहाँ y का मान समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे होते तो यहाँ हम उसे समीकरण 1 में रखते, लेकिन अब हमने इसका मान समीकरण नंबर 1 से निकाला है, इसीलिए हम इसे समीकरण नंबर 2 में रख करके बताएंगे। तो समीकरण 2 में रख लेने पर x की जगह पर x, माइनस की जगह पर माइनस, और y की जगह जो हमें मान दिया गया है 14 - x बराबर में 4। जब यदि हम माइनस की गुणा कर लेते हैं तो माइनस में 14 माइनस माइनस प्लस में x बराबर 4। x वाले पदों को एक तरफ इकट्ठा कर लें और बिना x वाले पदों को हम एक तरफ इकट्ठा कर लें। तो 2x बराबर 14 और 4, यहाँ से हमें मिलेगा 18, और x बराबर 2 का भाग कर लेने पर x बराबर 9। ये जो x का मान हमें अब प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ x वाली टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड तो इस्तेमाल हुई ही नहीं, हम सीधे सीधे चरण 3 पर पहुँच गए हैं। अब चरण 2 से प्राप्त x का जो मान है हमें उस समीकरण में रख लेना है जिसे चरण 1 में प्रयोग किया गया है, चरण 1 से जो हमने प्राप्त की है। तो समीकरण नंबर 3 में यदि हम इस x का मान रख लेते हैं तो x का मान समीकरण 3 में रख लेने पर हमें मिलेगा y बराबर 14 - x, x का मान है 9 के बराबर, तो y बराबर 5। यह हो जाते हैं हमारे इस समीकरण के हल। अतः हल हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 9 और y बराबर 5। हम इन्हीं मेथड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वह बहुत लेंथी मेथड है, बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। ये एक छोटा सा मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एक इजी मेथड हम इसे कह सकते हैं। बाकी आपको जो यहाँ वैल्यू मिली हैं आप यहाँ इन्हें रख करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं क्या हमने वह सही निकाली हैं। तो यदि हम x बराबर 9 रख लेते हैं और y बराबर 5 रख लेते हैं तो 9 और 5 14 ही हमें मिलने वाला है। इसका मतलब है समीकरण 1 को ये संतुष्ट कर रहे हैं। साथ ही समीकरण 2 में यदि x की जगह हम 9 रख लेते हैं माइनस y की जगह 5, तो 9 से 5 घटाने पर फिर से हमें मिलेगा 4। इसका मतलब है यह दोनों मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। हमने इन दोनों समीकरणों के लिए सही हल प्राप्त कर लिए हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3।
फिर से एल्गोरिथम के हिसाब से हमें एक चर का मान ज्ञात करके बताना है, जहाँ से भी आप उसे ईजिली फाइंड आउट करके बता सकते हैं। आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में दोनों के ही कोफिशिएंट बहुत बड़े हैं, और यदि हम समीकरण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 के बराबर है। इसका मतलब है हम यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे समीकरण नंबर 2 का मान ज्ञात करने के लिए। तो समीकरण 2 से यहाँ यदि हम x का मान हल कर लेते हैं तो x बराबर हमें मिलेगा 3 - 2y। यही होगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 जो हमें मिली है वह x का मान हमें दे रही है y के पदों में। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान 1 में रख लेने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख लेने पर, क्योंकि अब हमने यहाँ जो मान निकाला था वह समीकरण नंबर 2 से निकाला था, इसीलिए अब इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से 7 गुणा x का मान रख लेंगे 3 - 2y - 15y ऐसे कैसे और बराबर में 2। तो यहाँ हमने मान को लिख लिया है 7 गुणा x का मान -15y बराबर में 2। इन्हें हल कर लें। 7 × 21 -7 दूनी 14y -15y बराबर 2। यदि y वाले मानों को हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं तो माइनस में 29y बराबर में 2 में से 21 घटा लेने पर यहाँ हमें मिलेंगे माइनस में 19। माइनस से माइनस काट लेने पर y बराबर 19/29। यही होगा हमारा y का अभिष्ट मान। अब ये जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यह हमें रखना होता है जो भी हमने मान ज्ञात किए हैं समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 में इस y के मान को रख लेने पर y का मान समीकरण 3 में रख लेने पर हमें मिलेगा x बराबर 3 - 2 गुणा 19/29। इसे हल कर लें तो 3 - 2 की गुणा अंदर कर लेंगे, 19 दूनी 38/29। दोनों का लैसे ले लें तो 3 की गुणा 29 में करने पर 87 - 38/29 बराबर में इन्हें घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 49/29। तो यह हो जाएगा हमारा x का मान। तो यहाँ से हमें अभिष्ट हल प्राप्त हो जाते हैं। अतः हल है x बराबर 49/29 और y हमें मिला है 19/29। यही हो जाते हैं हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फिर से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं x और y की वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में लगा करके कि ये जो हमने सॉल्यूशंस किए हैं वह सही किए हैं या नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। दोनों समीकरणें हमें दी गई हैं। यहाँ आप किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं, सभी में कोफिशिएंट 1 तो नहीं आ रहा है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से यदि हम मान निकालते हैं x का तो 2x बराबर 9 - 3y। सबसे पहले 3y का पक्षांतर हमने इस तरफ किया तो 9 - 3y, और यदि हम x का मान निकाल लेते हैं तो 9 - 3y/2। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से जो हमने x का मान निकाला है उसे हम लगा लेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि हमने यहाँ 1 से मान निकाला है तो अब इसे रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 3 से आप फिर से वही लाइन लिख लेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख लेने पर, तो जब हम समीकरण नंबर 2 में हम मान लगा लेते हैं तो हमें मिलेगा 4 गुणा x का मान है 9 - 3y/2 प्लस में 6y बराबर में 18। 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 की गुणा अंदर कर लेने पर 2 नीम 18 माइनस 2 तिया 6y प्लस 6y बराबर 18। आप दिख रहे हैं जो हमें चर वाले पद दे रखे हैं वह आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और जो बाद में बच रहा है वह है 18 बराबर 18। और हमने एल्गोरिथम में इस स्थिति को पहले ही पढ़ लिया है। हमने यहाँ पढ़ा था यदि हल करने पर बिना किसी चर के हमें कथन प्राप्त हो जाता है और वह सही भी हो तब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यही स्थिति यहाँ बैठ रही है। हल करने पर हमें किसी चर के बिना ही कथन प्राप्त हो रहा है और वह सही भी है, कोई भी चर यहाँ नहीं आ रहा है, और कथन जो दोनों पक्षों में मान दिए गए हैं वह भी बिल्कुल सत्य हैं, 18 18 के ही बराबर होता है। तो एल्गोरिथम के हिसाब से
हम इन्हें लिख करके बता देंगे, क्योंकि हल करने पर बिना किसी चर के हमें कथन प्राप्त हुआ है और वह सत्य भी है, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ जो हल दिए जाते हैं, हल ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है, जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो समीकरणों में, दोनों समीकरणों में हम किसी भी मान को रख लें x के लिए और y के लिए मान ज्ञात कर लें, वही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसीलिए हल ज्ञात करने के लिए चाहे तो आप समीकरण से x का मान निकाल करके बता दें, जो हमने समीकरण नंबर 3 में लिखा हुआ है वही हमारे अभिष्ट हल कहलाएंगे। अभिष्ट हलों के लिए x बराबर 9 - 3y बटे 2, यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, जहां y की कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। जो भी आप पेयर फाइंड आउट करेंगे वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कहे जाएंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिया गया है x + 2y - 4 = 0 और 2x - 4y - 12 = 0। फिर से हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि हमें यहाँ x का गुणांक छोटा दिया गया है। x का गुणांक यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए समीकरण 1 से हमें मिलेगा x बराबर -4 उधर लेकर के जाएंगे तो +4 और 2y उधर लेकर के जाएंगे तो -2y। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 में हमें x का मान मिला है, फिर से हम उसे लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि हमने मान 1 से निकाला है, इसलिए हमें इसे 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेने पर हमें मिलेगा 2 गुणा x का मान, और x का मान हमारे पास है 4 - 2y प्लस 4y -12, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ प्लस में आना है वैल्यू, क्योंकि ये थोड़ा दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसीलिए। तो 2 गुणा x का मान हो गया 4 - 2y प्लस में 4y -12 बराबर 0। यदि हम अंदर गुणा कर लेते हैं तो 8 - 4y प्लस 4y -12 बराबर 0। फिर से y वाले दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और बाद में जो सॉल्व करके बचेगा 8 में से 12 घटा लेने पर -4 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं फिर से हल करने पर हमें जो कथन प्राप्त हो रहे हैं वह बिना चर के आ रहे हैं, और साथ ही यह जो कथन हमें मिले हैं वह सत्य भी नहीं है, असत्य आ रहे हैं। -4 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और एल्गोरिथम के हिसाब से यदि हल करने पर बिना किसी चर के कथन प्राप्त होता है और वह असत्य हो, तब रैखिक समीकरण कोई भी हल नहीं रखते हैं। तो इसी एल्गोरिथम के हिसाब से हम उन्हें लिख करके बताएंगे, क्योंकि हल करने पर बिना किसी चर के कथन हमें प्राप्त हो रहे हैं और वह असत्य है, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। इसी तरीके से आप और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करके बताना है, x और y के मान ज्ञात करके बताने हैं। वही प्रोसीजर आप यहाँ लगाएंगे उन्हें हल करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी केवल एक्स वाई को बदल दिया गया है एस और टी से, बाकी और कोई नया चेंज नहीं किया गया है। और यहाँ जो दूसरी समीकरण आ रही है वह बटे में आ रही है, तो इसे हमें सही करने के लिए क्या कर लेना है, इनका हम लैसे ले लेंगे। 3 और 2 का लैसे ले लेने पर 6, हल करने पर यहाँ 2s और यहाँ 3t बराबर में 6, त्रिछी गुणा कर लेने पर 2s + 3t बराबर 36। तो ये आपकी बिल्कुल ऐसी ही समीकरण बन जाएगी जैसी अब तक आप हल करते हुए आ रहे हैं। फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व करके बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन फिर से आपको ऐसे ही हल करना है जैसे आप कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यह जो क्वेश्चन दिया गया है ये पॉइंट्स की टर्म में दे रखा है, डेसिमल यहाँ आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए आप देख रहे हैं सभी में यहाँ जो दशमलव लगाए गए हैं एक एक अंक बाद लगाए गए हैं। इसीलिए यदि हम दोनों समीकरणों में 10 की गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से ये डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा। 10 की गुणा कर लेने पर यहाँ हमें मिलेगा 2x, यहाँ 3y और यहाँ 13। तो ये हो जाती है हमारी नई समीकरण, समीकरण नंबर 1। और इसी तरीके से यहाँ 4x + 5y बराबर 23, ये हो जाती है समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व करके बता सकते हैं जैसे कि आप ऊपर वाली बाकी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और लिखा गया है,
3x माइनस 5y, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2 और यहाँ x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ फिर से इन दोनों इक्वेशंस का हम एलसीएम ले लेते हैं और उन्हें एक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं विदाउट डिनोमिनेटर। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को हम चेंज कर लेंगे एलसीएम ले करके और आपके पास ये दोनों नई इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। फिर आप इन्हें इजीली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एक्सरसाइज से रिलेटेड ही, आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस जो शायद आपको दिक्कत दे सकते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो रूट की टर्म्स में दिया गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो पहली इक्वेशन दी गई है √2x प्लस √3y बराबर में 0, ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। और दूसरी बार में √3x माइनस √8y बराबर 0। आप देख रहे हैं √8 को हम यहाँ हल कर सकते हैं, तो इसीलिए हल करने पर 8 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह हमें मिलेगा 2√2y बराबर में 0। ये हो जाती है समीकरण नंबर 2। फिर से वही प्रोसीजर, समीकरण नंबर 1 से हम एक मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से यदि हम यहाँ y का मान निकालें या x का मान निकालें, जैसी भी आपको आसानी हो, तो यदि हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा √2x बराबर माइनस में √3y और x बराबर माइनस में √3y बटे में √2। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण नंबर 3 से हमें x का मान मिला है उसे हम रख लेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि हमने जो मान निकाले हैं वह समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेने पर हमें मिलेगा √3 गुणा x का मान, √3 गुणा x का मान है हमारे पास माइनस में √3y बटे में √2। फिर उसके बाद माइनस में 2√2y बराबर में 0। इन्हें हल कर लेने पर यदि हम इनकी अंदर गुणा कर लेते हैं तो √3 की √3 में गुणा करने पर 3y बटे में √2, साथ ही साथ इनका यदि हम लैसे भी ले लें माइनस में 2। जैसे ही हम 2√2 में √2 की गुणा करेंगे तो √2 गुणा √2 2 हमें मिलेगा और 2 दूनी 4y बराबर में 0। तिरछी गुणा कर लेने पर यह जो √2 है यह 0 में गुणा करने पर फिर से हमें 0 ही देगा और यहाँ 4 और 3 7y बराबर 0। हल कर लेने पर y बराबर 0 में हम किसी भी राशि से भाग करें हमेशा हमें 0 ही आंसर मिलता है, इसीलिए y बराबर 0। अब ये जो y का मान हमें मिला है उसे हम फिर से समीकरण नंबर 3 में लगा लेते हैं, तो हमें मिलेगा x बराबर, क्योंकि वहाँ x का मान लिखा हुआ है माइनस में √3 गुणा y का मान बटे में √2, तो इसलिए हमने यहाँ y की जगह 0 रखा है। 0 की गुणा हम किसी भी मान में कर लें वह हमेशा 0 ही देते हैं, तो x बराबर 0। तो इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हमें जो अब इष्ट हल मिला है वह है x बराबर 0 और y बराबर 0। अतः हल है x बराबर 0 और y बराबर 0। यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन और हमने लिखा है जिसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ सबसे पहले एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, रेखीय समीकरणों का एक युग्म दिया गया है और बाद में वह पूछ रहे हैं इनके हल से हमें m का मान ज्ञात करके बताना है, जबकि यह जो x y के मान हमें यहाँ मिलने वाले हैं वह इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। तो m का मान हमें यहाँ ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले हमारा वही प्रोसीजर होगा, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को आप उसी मेथड से हल करेंगे जैसे कि अब तक हम हल करते हुए आ रहे हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा x बराबर -2 और y बराबर 5। तो आप खुद से इन्हें हल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर -2 और y बराबर 5। इसके बाद जो आपको x और y के मान मिल रहे हैं उन्हें आप रख लेंगे समीकरण y बराबर mx+3 में। तो यदि हम मान रख लेते हैं तो y का मान होगा 5 बराबर m का मान m ही रखेंगे, x की जगह पर -2 प्लस में 3। तो 3 को यदि हम उधर ले जाते हैं तो -3 बराबर माइनस में 2m, 5 में से 3 घटा लेने पर 2 बराबर में -2m। तो m बराबर -2 का यदि हम भाग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा m बराबर -1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, और आपको ये x और y के मान पहले ज्ञात करके बताने हैं। फिर उसके बाद आपको यह प्रोसीजर यहाँ से ऐसे का ऐसा ही कर लेना है।
तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।